जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के लिए। जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे और टोटल क्वेश्चनों की संख्या 50 रहेगी और के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगी। और चलते हैं दोस्त, अब बिना किसी देरी के अपने प्रश्नों की तरफ और देखते हैं आज हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन क्या होंगे। और देखो आज इस क्लास को मतलब इन 50 प्रश्नों को इस तरीके से करना है कि आज ये आपका पेपर है, ठीक है। ये आपके पेपर में पूछे गए 50 क्वेश्चन है, ऐसे समझिएगा। अब आप करिएगा और आप कितने सही जवाब करेंगे वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने क्लास में। और पहला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य में कारवी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। देखो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ये हाल ही में जो हुए होते हैं वो आपसे ज़रूर पूछे जाने के चांस होते हैं। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। तो असम जो है वो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि शिलालेखों में किस राजा को देवताओं का प्रिय कहा गया है, या देवदर्शी प्रिय मतलब देव नाम प्रियदर्शी, ठीक है। देव नाम प्रियदर्शी मतलब कि इसका हिंदी में मैंने यहाँ पे लिख दिया कि देवताओं का प्रिय कहा गया है। तो ये देखो याद रखना, ये एसएससी जीडी में भी पूछा जाता है, आपके यूपी पुलिस में भी पूछा जाता है, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें ये प्रश्न ज़्यादातर आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे एक कॉमन क्वेश्चन है अशोक, आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे कहा गया है कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट रेशम मार्ग पर किसने आरंभ किया। किसने आरंभ किया, या आपसे पूछा जा सकता है कि किसका कब्जा रहा, ठीक है। रेशम मार्ग पर किसका कब्जा था, तो आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा राजा कनिष्क, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे। चरक और नागा अर्जुन जो है वो किसके दरबार की शोभा थे। तो यहाँ पे आपका क्या सही जवाब होना चाहिए, आप तब तक जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और तब तक मैं आपके लिए दो लाइन आपको सुनाऊंगा कि कहते हैं कि तू ले इम्तहान चाहे जितना ए जिंदगी, तू ले इम्तहान चाहे जितना ए जिंदगी, जाने से पहले तुझे जीत कर जाएंगे, जाने से पहले तुझे जीत कर जाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा राजा कनिष्क, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। और देखो चरक संहिता पूछा जाएगा, चरक संहिता के जो रचयिता हैं वो ये चरक हैं, तो ये भी आप याद रखना। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। और देखो ये 5वां क्वेश्चन है, आपके कितने सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और देखो यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। इनमें से किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या होगा। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ओसाका, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। और आपने क्या आंसर किया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है। तो ये देखो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा रिजुल मैनी, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। और ज्योति रात्रे मैंने आपको बताया था कि वो भारतीय महिला है जिन्होंने एवरेस्ट सबसे ज़्यादा उम्र में फतेह किया है, मतलब कि इन्होंने 55 वर्ष की उम्र में एवरेस्ट को अभी फतेह किया है। तो इनका नाम जरूर आपसे पूछा जाएगा, और ये भारतीय महिला हैं ज्योति रात्रे जी। तो इनको देखो याद रखना दोस्त, ये आपसे पेपर में जरूर पूछा जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक दूरी कितनी है। भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है। तो ये आपका पूर्व, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर, और ये आपका दक्षिण, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए आपके उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की दूरी क्या है। तो यहाँ पे देखो इसे मैंने आपको एक बार बताया था कि इसे ट्रिक से याद रखना। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक कैसे आपको याद आएगी। तो यहाँ पे देखो आप कैसे याद रखेंगे। देखो यहाँ पे 3214 किलोमीटर आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो यहाँ पे पूर्व से पश्चिम की जो पूछी जाएगी तो आप क्या बताएंगे, बताओ पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है वो कितनी है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो भी देखो मैंने कैसे याद रखा, मैंने ऐसे याद रखा कि 3 3 9
मतलब 3 का 3 में गुणा करोगे तो कितना, 3 3 9, तो मतलब आ गया 9। और देखो यहाँ से ये दूरी कम है, ये दूरी ज़्यादा है, सबको पता है, तो यहाँ पे याद रखना 2 आ जाएगा आगे। तो मतलब 2933 जो है ये पूर्व से पश्चिम की दूरी हो जाएगी। तो ये पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण पूछा गया है, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 2900 किलोमीटर देख के मुझे याद आया कि ये ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है वो दी गई है, तो ये भी आप याद रखना। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है। तो यहाँ पे देखो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ये सब पूछे जाते हैं आपसे। और आज ये आपका पेपर है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो यहाँ पे आप मुझे सिर्फ प्रश्न का आंसर बताएंगे। और देखो अगर आपको नहीं पता है तो नोट करिएगा पाक जल संधि। और देखो ऐसे मान लीजिएगा कि आज ये आपका पेपर हो रहा है और आप फटाफट सभी का जवाब करते हुए चलेंगे। कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो यहाँ पे आप बताइएगा। तो देखो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा दोस्त 5 राज्य। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि वो 5 राज्य कौन से हैं तो आप क्या बताएंगे? तो देखो एक तो याद रखना वो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, एक आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। दूसरा आप बताएंगे भैया वो हो जाएगा आपका मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है, मिजोरम। तीसरा आपका मेघालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेघालय। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और चौथा आपका त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा, देखो त्रिपुरा से मुझे याद आया कि एक प्रश्न पूछा जाता है कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन सा है? तो वो 3 तरफ से त्रिपुरा घिरा है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और 5वां आपका हो जाएगा असम। 5वां कौन सा हो जाएगा? असम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम आपको याद रहेंगे ना दोस्त। तो फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? इनमें से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो सबसे लंबी है निम्नलिखित में से? तो इनमें से भारत पाकिस्तान, भारत चीन या भारत बांग्लादेश? तो ये प्रश्न देखो कई बार आता है तो हम भारत चीन या भारत पाकिस्तान कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे सही जवाब आपका भारत और बांग्लादेश होगा। इनके बीच की जो सीमा रेखा है ना उसकी लंबाई पता कितनी है? वो है 4096 किलोमीटर। कितनी है? 4096 किलोमीटर। तो ये भी देखो आपको याद रखना है दोस्त। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। कई बार क्या हो जाता है, जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ उसमें कभी कभी मुझसे गलत हो जाता है। मैंने ये चीज़ नोट करी है, मेरी गलती है, मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन पता क्यों हो जाता है? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जल्दी के चक्कर में मैं बताना कुछ चाहता हूँ और मेरे मुंह से कुछ निकल जाता है, तो ये जल्दबाजी में हो जाता है। और ये आपको पेपर के अंदर नहीं गलती करनी है, थोड़ा सा रुकना है, सोचना है और जवाब दे देना है, लेकिन सही। और देखो यहाँ पे दिया गया है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला निर्देशक कौन बनी? भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला निर्देशक कौन बनी है? तो ये देखो पहली महिला निर्देशक बनी है, तो ये देखो आपसे पूछा भी जा सकता है। तो याद रखना वो है कंचन देवी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है और ये आपके करंट का है, ठीक है। तो वनिक या वानिकी लिखा हुआ मिलेगा तो आप याद रखेंगे अनुसंधान का शिक्षा परिषद की पहली जो निर्देशक हैं वो कौन बनी? तो कंचन देवी बनी है, तो ये आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो ये देखो ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो ये आप याद रखेंगे कि ये आपका हो जाएगा 36। कितने हैं? 36 हैं। और यहाँ पे देखो एक चीज़ और याद रखना कि मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का जो नाम है वो क्या है? वो है 1 लाख द्वीप। क्या है? 1 लाख द्वीप। तो ये भी आप याद रखेंगे, 1 लाख द्वीप है, तो ये भूलना नहीं है, ठीक है। ये मलयालम और संस्कृत में है इसका नाम, क्या? 1 लाख द्वीप। तो लक्षद्वीप का नाम याद रहेगा ना आपको। और लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो आपके 36 हैं, आप याद रखेंगे। और चलते हैं मेरे सभी वीर अपने अगले प्रश्न की तरफ। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो मैंने हमेशा आपको ऐसे मैप बना के जब बताता हूँ कि इधर आपका अरुणाचल प्रदेश है पूर्व में, और पश्चिम में आपका गुजरात पड़ता है, और यहाँ पे देखिए ये आपका उत्तर में लद्दाख पड़ता है, और दक्षिण में आपका तमिलनाडु पड़ता है।
तो ये देखो मैं आपको बताता रहता हूँ ना, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कौन सा देश पड़ता है, और देखो यहाँ पे जो सही जवाब है वो हो जाएगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कभी पाकिस्तान भी हमारे देश का हिस्सा हुआ करता था। हिस्सा क्या, हमारी अपनी ज़मीन है ये, बस बंटवारा हुआ था, वो तो मैं आपको बताते ही रहता हूँ, आपने पढ़ा भी होगा। और देखो यहाँ पे जो 47 का बंटवारा हुआ था, और यहाँ पे दिया गया है कि हाल ही में राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया गया है। मैगो डे जो है, आम दिवस जो है वो कब मनाया गया है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो याद रखना 22 जुलाई, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी 22 जुलाई आपका सही जवाब हो जाएगा। 8 मार्च को ये कौन सी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है ना, और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। क्या वायुसेना दिवस मनाया जाता है, तो ये भी देखो याद रखना है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे बोला गया है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो अब आप बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब। उस दिन मैंने लोकसभा का बताया था, आज आपको राज्यसभा का पूछ रहा हूँ। तो याद रखना वो हो जाएगा आपका 30 वर्ष। और देखो लोकसभा का अगर पूछेगा तो आप याद रखना लोकसभा का 25 वर्ष, ठीक है। और देखो 35 वर्ष जो है ये राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र होती है। और देखो वोट देने की 18 वर्ष होती है, वोट करने की, ये भी आप याद रखेंगे। और देखो 21 वर्ष जो है ये ग्राम पंचायत का इलेक्शन लड़ने के लिए होती है। मतलब अगर कोई प्रधान बनना चाह रहा है ना भाई, कोई प्रधान बनना चाह रहा है तो 21 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे बोला गया है जीवन स्मृति पुस्तक किसने लिखी है। जीवन स्मृति पुस्तक किसने लिखी है। और मैं आपको बता दूं दोस्त, आरपीएफ वाले भैया 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। अब इसे आप सही से याद करना है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी और हिंद स्वराज और मेरे सपनों का भारत, माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, ये सब महात्मा गांधी जी की हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो जवाहरलाल नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी अब पूछा गया है आपके पेपर में, तो इसको भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और देखो आप भी अपने भाई को यार एक बार सपोर्ट करने के लिए क्लास को लाइक वाला बटन ज़रूर दबाएंगे। मुझे पता है आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, दिल से करते हो। और एक बार चैनल को सब्सक्राइब, सभी जो नए दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखो 50 क्वेश्चन मैं आपको डेली करवाता हूँ। बेशक लेट हो जाऊँ लेकिन डेली करवाता हूँ। और साथ में एक बार अब ये जो क्लास की लिंक है अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, क्लास को शेयर कर देना यार। आप सभी का बहुत बहुत मैं आभारी रहूँगा। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि भारतीय संसद का निचला सदन कहलाता है। भारतीय संसद का निचला सदन क्या कहलाता है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो आप याद रखना लोकसभा कहलाता है। लोकसभा कहलाता है। और एक चीज़ याद रखना कि जो लोकसभा का प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना 79। तो 79 जो यहाँ पे दे रखा है, अनुच्छेद 79 के प्रावधान के अनुसार भारतीय संसद का एक निचला सदन लोकसभा होगा, ये लिखा हुआ है। तो आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और ये 79 याद रखना है ऐसा ही वालों खास तौर से। और देखो यहाँ पे दिया गया है मानसबल झील कहाँ स्थित है। मानसबल झील जो है वो कहाँ स्थित है। तो आप क्या बताएंगे, तो आप याद रखना मानसबल आपकी हो गई, और आपकी कौन सी बुलर हो गई, और बुलर के बाद आपकी आ जाएगी डल झील आ जाएगी, डल, ठीक है। बुलर, डल और मानस और बैरीनांग, ठीक है, बैरीनांग और नांग नागिन झील, शेषनाग, ये आपकी सभी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे ना। और देखो राजस्थान से कोई एक झील बताओ आपको अगर याद आ रही हो राजस्थान से, तो सांभर झील जो है ना, सांभर झील, तो सांभर झील जो आपकी है वो राजस्थान में है। और उत्तराखंड में जितने भी ताल हैं, टोटल जो भी ताल नाम के पीछे, राकस ताल, नैनीताल, कोई भी ताल अगर पूछा जाएगा तो आप तुरंत बता देंगे भैया ये उत्तराखंड में है, ठीक है। तो ये देखो ट्रिक से आपको याद रखना है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर फिर किसे कहा जाता है, बताइएगा। तो देखो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो कोयम्बटूर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कानपुर जो है ना ये उत्तर भारत का मैनचेस्टर है। किसका, उत्तर भारत का मैनचेस्टर है। तो ये भी आप याद रखेंगे। लेकिन भारत का मैनचेस्टर पूछा जाएगा भारत का, तो अहमदाबाद है।
तो ये भी देखो याद रखना। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का कानपुर, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर। तो यहाँ पे आपको सभी पता होने चाहिए और आपने क्या जवाब किया है ये आप मुझे ज़रूर अवगत कराएंगे। और देखो यहाँ पे पूछा गया है बड़ी लाइन ब्रॉड गेज की पटरियों की चौड़ाई होती है। बड़ी लाइन जो ब्रॉड गेज की पटरियाँ होती हैं उनकी चौड़ाई जो है वो क्या होती है? तो यहाँ पे याद रखना वो होती है 1.676 मीटर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन ए आपको पता रहेगा ना 1.676 मीटर। और देखो मीटर गेज की पूछेगा ना, मीटर गेज की, तो मीटर गेज की जो है वो 1 मीटर है। मीटर गेज की जो है वो 1 मीटर है। और जो नैनो गेज होता है ना, छोटी वाली पटरियाँ, नैनो गेज, तो नैनो गेज की भी याद रखना। नैनो गेज की जो चौड़ाई होती है वो 0.610 मीटर होती है। तो यहाँ पे ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे बोला गया है पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सॉरी, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है आपने लगा दिया होगा, मैं लगा रहा हूँ अब, चर्च गेट मुंबई। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे चर्च गेट मुंबई और यहाँ पे दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य रेलवे का, तो मध्य रेलवे का मुंबई सेंट्रल है। मध्य रेलवे का जो है वो मुंबई सेंट्रल है। तो ये भी देखो याद रखना। और कोलकाता बताओ, कोलकाता किसका है? तो कोलकाता भैया पूर्व रेलवे का है। पूर्वी रेलवे का जो है वो आपका कोलकाता हो जाएगा। तो पूर्वी रेलवे का कोलकाता, मध्य रेलवे का आपका मुंबई सेंट्रल, और ये पश्चिमी रेलवे का जो पूछा गया है चर्च गेट मुंबई। तो ये आपको याद रहेगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जमशेदपुर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो जमशेदपुर तुरंत भैया बताएंगे कि स्वर्णरेखा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। अब शिप्रा नदी अगर पूछ देगा तो बताओ, शिप्रा नदी के किनारे तो वो है अवंतिका, या जिसे बोलते हो आप उज्जैन। ठीक है, जिसे अब बोलते हो उज्जैन। इसका नाम क्या था पहले? अवंतिका था ना, तो उज्जैन आप याद रखेंगे। सतलज नदी के किनारे अगर कोई आपको एक याद आ रहा हो तो बताओ। तो मुझे याद आ रहा है लुधियाना। लुधियाना जो है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो ये आप याद रखेंगे ना, भूल तो नहीं जाओगे। तो फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो मुझे लग रहा है आज थोड़ा सा आप लोग कम, जो इंटरेस्ट है ना वो बहुत कम लग रहा है मुझे। तो मैं देखो चलो आज आपको ना थोड़ा मोटिवेट कुछ एक चीज़ सुनाता हूँ कि कहते हैं कि जिस दिन मेहनत का सिक्का उछलेगा, जिस दिन अपनी मेहनत का सिक्का उछलेगा दोस्त, उस दिन हेड भी अपना होगा और टेल भी अपना होगा। मज़ा आया ना? जिस दिन अपनी मेहनत का सिक्का उछलेगा ना दोस्त, उस दिन हेड भी अपना होगा और टेल भी अपना होगा। तो चलते हैं फिर अपनी मेहनत का सिक्का ज़रूर उछालेंगे। और यहाँ पे देखो प्रश्न दिया गया है और ये देखो इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए। और ये कह सकते हैं कि करंट अफेयर से पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट उद्भव किसके द्वारा शुरू किया गया? प्रोजेक्ट उद्भव किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये देखो यहाँ पे भारतीय सेना दे रखा है, तो आप लगा देंगे। भारतीय सेना दे रखा है ना, आप लगा देंगे। आप याद रखना कि इसकी जो शुरुआत है वो अक्टूबर 2023 में हुई। वो कब हुई? अक्टूबर 2023 में हुई। और इसे जो प्रारंभ किया है ना वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया था। तो उनके द्वारा ये लॉन्च हुआ है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और ये क्या है ना, ये भारतीय सेना और यूएई की सेना के बीच क्या सैन्य अभ्यास वगैरह होते हैं ना, उनसे संबंधित है। तो ऐसे आप याद रखेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट उद्भव। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस राज्य के अलीबाग सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला? इसे पता मैंने कैसे याद करा? ये देखो, ये जो अलीबाग सफ़ेद प्याज है ना, ये इंसुलिन को कंट्रोल रखने के लिए, मतलब कमी नहीं होने देने के लिए, इंसुलिन ना लेना पड़े, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। पहली चीज़, जैसे मैंने इसे याद रखा। अब ये कहाँ का है तो ये भी आप याद रखेंगे। तो याद रखना महाराष्ट्र का है। कहाँ का? महाराष्ट्र का। तो ऑप्शन सी आपको याद रहेगा। देखो जीआई टैग से आपसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। भौगोलिक संकेत बोलते हैं जीआई टैग को। तो ये आप याद रखेंगे। और देखो ये जो तमिलनाडु दे रखा है ना, इसकी एक हल्दी थी जिसका नाम था क्या? इरोड हल्दी थी शायद, इरोड हल्दी। तो इरोड हल्दी भी आप याद रखेंगे, ये तमिलनाडु की थी। और उत्तर प्रदेश के वाराणसी के याद रखना भी कौन सी? तिरंगा बर्फ़ी। देखो तिरंगा बर्फ़ी मुझे याद आ गया, तिरंगा बर्फ़ी। तो तिरंगा बर्फ़ी और पान,
ठीक है, ये हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। तिरंगा बर्फी तो पूछेगा, तो ये आप याद रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे? अगर आपने देखो, विटामिन से संबंधित एक प्रश्न आपका पूछा जाएगा और आपको पता होना इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। तो आप क्या बताएंगे? विटामिन ए। और विटामिन बी से बेरी रोग होता है, बेरी रोग होता है ना विटामिन बी से। सी से स्कर्वी होता है ना, स्कर्वी। तो ये भी देखो याद रखना। और देखो, अगर आपको पता हो तो ए, बी और सी तीनों का आंसर आपको टाइप करना है। इन तीनों के रासायनिक नाम क्या हैं? इन तीनों के रासायनिक नाम क्या हैं? चलो, बी की जगह मुझे B1 का बता देना, ठीक है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? अब देखो यहाँ पे मेरे कितने दोस्त ऑक्सीजन को टिक करेंगे। करो भाई, कर दिया? गलत हो गया आपका। क्योंकि देखो क्या होता है कि जब ये वायुयान उड़ता है या उतरता है तो भाई क्या करते हैं कि जो उनके टायर खुलते हैं ना, उन टायरों को ब्रेक लगता है। लगता है ना, तो घर्षण होता है। तो क्या होता है, वो गर्म हो जाते हैं भाई, इतनी स्पीड पे होता है। और तो वो गर्म हो जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो क्या हो जाएगा? टायर भाई आग पकड़ लेगा। लेकिन नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन जो ऑप्शन ए में दिया गया है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की वजह से क्या होता है कि वो आग नहीं पकड़ते हैं और उनका जो टेम्परेचर वो कंट्रोल रहता है। तो इसलिए आप याद रखना कि वायुयानों के टायरों में नाइट्रोजन भरा जाता है। और देखो, इसका वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है और ऑक्सीजन जो है ये 21% पाया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है, गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा सागर परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो आप तुरंत बताएंगे कि इसका सही जवाब भैया चंबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? चंबल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे ना। और देखो, ये इम्पोर्टेंट हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो ये आप याद रखना। और देखो यहाँ पे रावी भी दे रखा है, रावी। अब रावी पे आपको अगर पता हो तो बताओ। रावी पर रणजीत सागर है। कौन सा? रणजीत सागर बांध जो है, रणजीत सागर, ये रावी नदी पर है, पंजाब में पड़ता है, जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच में। ऐसे ही आप याद रखना। तो आपको ऑप्शन में पंजाब या जम्मू कश्मीर मिलेगा, ठीक है। तो ये आप बता देंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। दमन और दीव की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है? दमन और दीव की जो सीमा रेखा है वो किस भारतीय राज्य से मिलती है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और मुझे दमन और दीव की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है, तो इसका आपको जवाब करना है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने फिर अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे बोला गया है, हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी हमारे किस अंग में पाई जाती है? हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी हमारे किस अंग में पाई जाती है? तो वो कान में पाई जाती है। और उसे क्या बोलते हो? स्टेपिस बोलते हो ना, स्टेपिस यही बोलते हो ना, स्टेपिस हड्डी। कान में टोटल हड्डियों की संख्या 3 होती है। कितनी होती है दोस्त? 3 होती है। स्टेपिस जो है ये सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे पूरे शरीर में, और सबसे बड़ी जो होती है वो फीमर हड्डी होती है। कौन सी? फीमर हड्डी होती है। तो ये भी आप देखो याद रखना, ये जांघ की हड्डी होती है, ठीक है, ये जांघ की हड्डी होती है। तो ये भी आप याद रखें। और ये आपकी कान की हड्डी होती है स्टेपिस, और टोटल एक कान में 3 हड्डियाँ होती हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे दिया गया है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता हाल ही में कौन करेगा? ये आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये आप याद रखना। ये कौन करेगा दोस्त? तो ये करेगा श्रीलंका। कौन करेगा? श्रीलंका। और देखो इनके जो अध्यक्ष है ना, वो किसे बनाया गया है? तो ये श्रीनिवासन मीरा को बनाया है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और ये ना कब बनाए गए थे? 9 अक्टूबर 2023 को बनाए गए थे। 9 अक्टूबर 2023 को बनाए गए थे। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा आज का अगला क्या है। देखो यहाँ पे पूछा गया है कि चाणक्य किस सम्राट के महामंत्री थे? किसके प्रधानमंत्री थे? प्रधानमंत्री या महामंत्री आपसे पूछा जाएगा।
तो आप याद रखना जो चाणक्य जी थे इनकी एक रचना भी आपको यह बतानी है। और यहाँ पे आपका सही जवाब चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, क्योंकि शून्य से सम्राट तक का जो समय था ना, जो बनाया था ना, वो सब चाणक्य जी की देन थी चंद्रगुप्त को। क्योंकि पता क्या था, उधर सिकंदर आक्रमण कर रहा था और इधर धनानंद गड़बड़ करे था, क्योंकि नंदवंश चल रहा था उस टाइम, नंदवंश। और नंदवंश का जो संस्थापक था वो कौन था, महापद्मानंद था, ठीक है, जिसे क्षत्रिय यंत्र को भी बोला जाता था। और देखो इसका जब शासन चल रहा था, ये बहुत ही क्रूर राजा था यार, बहुत ही क्रूर। मैंने ना इसको पूरा चंद्रगुप्त मौर्य का जो पूरा एपिसोड, कलर्स पे पूरा एपिसोड देखा है, और पता है क्या था, तो याद रखेंगे। और इनकी अर्थशास्त्र पुस्तक को भी याद रखेंगे। तो इधर धनानंद को भी उखाड़ के फेंकना था और उधर सिकंदर को भी रोकना था। तो एक छोटे से बालक चंदू को चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बनाने तक का सफ़र जो था वो आचार्य चाणक्य का था। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखो दिया गया है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे याद रखना लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये पता है कब बना था, देखो ये कब बना था, इसे याद रखना, ये 1833 में बना था ना, 1833 में। और 1828 में बंगाल का था, फिर इसे 1833 में भारत का भी बना दिया गया था, ऐसा हुआ था ना। और देखो मैं आपको बताऊं, अंतिम जो था ना, अंतिम अंग्रेजी गवर्नर जनरल वो लॉर्ड माउंटबेटन था, जो अंतिम था, ये याद रखना। और देखो स्वतंत्र भारत का पहला और आखिरी गवर्नर जनरल कौन था, तो वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, सी राजगोपालाचारी जी। तो ये आप याद रखेंगे, ये अंतिम और प्रथम दोनों थे स्वतंत्र भारत के। तो ये आप याद रखेंगे ना। और देखो चलते हैं फिर अपने दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, उस राज्य का नाम बताएं जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था। तो वो पता कौन था, मैंने आपको बताया भी था। तो याद रखना यहाँ पे वो राज्य था मगध। कौन सा, मगध। और मगध पे देखो किसका कब्जा था, मैंने उस टाइम आपको बताया था किसका कब्जा था, नंदवंश का, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और देखो एक प्रश्न पूछा जाएगा कि पहली बार युद्ध में तोप का इस्तेमाल किसने किया था, तोप का। तो ये भैया बाबर, मुगल वंश का जो संस्थापक था ना बाबर, उसने किया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। 2011 में भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। 2011 में भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। तो यस, 1 मिनट के लिए रुकूंगा, मात्र 1 मिनट के लिए, कि बस इतना मुझे कहना है कि जो भी मेरे नए दोस्त मेरे साथ में जुड़े हुए हो ना, जितने भी नए मेरे भाई बहन मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, तो आप एक बार यार लाइक वाला बटन ज़रूर दबा देना, एक बार लाइक वाला दबा देना, ताकि मुझे पता लग जाएगा कि मेरे साथ में कितने नए दोस्त जुड़ रहे हैं, ठीक है। जितना लाइक का रेशियो बढ़ेगा मुझे पता चल जाएगा। और दूसरा ये है कि जब आप सब्सक्राइब कर लेते हो ना, तो मुझे ये पता रहता है कि ये भाई या ये बहन मेरे साथ में प्रॉपर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यहाँ से आपको 50 क्वेश्चन भी रोज़ मिलेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और यार थोड़ा सा इस क्लास को यार वायरल करा दो, थोड़ा सा शेयर कर दो दोस्तों के साथ में। अब 31.16% हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 31.16% हो जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे ना। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की 10 वृद्धि दर है। देखो पहले तो याद रखना कि जो जनगणना है वो हर 10 वर्ष के अंतराल पे होती है। 11 के बाद 21 में होनी चाहिए थी, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाई। तो ये आपसे 2001 और 2011 की जनगणना से ही प्रश्न पूछे जाएंगे ज़्यादातर। तो यहाँ से 1 से 11 के बीच की जनसंख्या की जो 10 वृद्धि दर है वो क्या रही। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो आप याद रखना 17.64%। देखो मैंने यहाँ पे प्रतिशत नहीं लिखा, ठीक है, पे याद रखना प्रतिशत नहीं लिखा था, चलो मैंने लगा दिया अलग से। तो 17.64% जो है वो वार्षिक वृद्धि दर रही। ये आप याद रखना। बीच की जो जनसंख्या 10 वृद्धि दर थी, वार्षिक नहीं, माफ़ी चाहते हैं, 10 वृद्धि दर। और देखो यहाँ पे अगर पुरुष और महिला की बात करेंगे तो पुरुष की जो रही है वो रही है 17.19%, ये पुरुषों की रही। और महिलाओं की जो है वो 18.12%, ये महिलाओं की रही है। तो ये आपको याद रहेगा ना। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ।
देखो यहाँ पे दिया है शांत घाटी अवस्थित है, शांत घाटी अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है सॉरी कहाँ अवस्थित है? केरल में। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। बारिश हो रही थी ना अभी बारिश हुई है ना, तो मैंने अभी 2 दिन ना खूब बारिश में नहाया, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो बारिश में नहाया और मुझे फीवर और ये खांसी जुकाम सब हो गया सही में यार। और देखो यहाँ पे आपसे फूलों की घाटी पूछा जाएगा, फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड में है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। अब यहाँ पे फंस जाओगे, करो जवाब भैया, ऐसा ही वालो आप ही करो इसका सही जवाब, कोई तो करो। देखो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा हाथी। क्या है? हाथी। और भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसका तो आपने हाथी का बताया, सभी ने बताया, मुझे पता है, ठीक है, ईमानदारी से सभी ने बताया। और देखो यहाँ पे पूछा गया है, किसने लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक कॉमिक बुक जारी की है। ये भाई आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये वाकई में इम्पोर्टेंट है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि ऑप्शन ए में दिए गए हैं। तो ये आपको याद रहेगा ना दोस्त, भूल मत जाना। लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक कॉमिक बुक किसने जारी की है? धर्मेंद्र प्रधान जी ने। तो ये आप याद रखेंगे ना। चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा है? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलदस्ता हमारा। तो ये बताओ ये किसने लिखा है? तो देखो ये लिखा है मोहम्मद इकबाल जी ने। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। और मिर्ज़ा गालिब वो हैं मिर्ज़ा गालिब वो हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति को अपनी आँखों से देखा था, ये आप याद रखना। और राहत इंदौरी साहब की तो गज़लें बहुत सुनी होंगी कि परों को खोल जवाना उड़ान देखता है, परों को खोल जवाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। सुनिए ना। तो फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ यार। देखो यहाँ पर दिया गया है, कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? कन्नौज का युद्ध जो है वो किसके बीच लड़ा गया था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो देखो कन्नौज का जो है ना वो मुग़ल और शेरशाह, मतलब कि शेरशाह और हुमायूं। अगर शेरशाह और मुग़ल आपको याद है ना, तो मुग़ल कौन? हुमायूं था ना। तो यहाँ पे देखो शेरशाह सूरी का नाम मिल ही गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन भी हमारा मिल गया। इब्राहिम लोदी और बाबर, ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, और तभी ये भारत में ये बाबर ने अपना मुग़ल वंश की स्थापना भी करी थी। और देखो हेमू और अकबर ये कब लड़े थे? तो हेमचंद थे ना, हाँ, हेमू और मतलब हेमचंद। तो ये पानीपत का द्वितीय युद्ध था, ये हुआ था 1556 में। तो ये भी देखो याद रखना दोस्त, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। तो चलते हैं। और ये देखो चलो यहाँ पे ये रह गया कि कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? शेरशाह और सूरी के बीच लड़ा गया। कब लड़ा गया? इसे बिलग्राम का भी युद्ध बोला जाता है। ये देखो मैं भूल रहा था, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। इसे बिलग्राम का भी युद्ध बोला जाता है, और पेपर में पूछा भी जाता है कि बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, या दूसरा नाम क्या था उस युद्ध का? तो कन्नौज का युद्ध था, और ये हुआ था 1540 में। कब हुआ था? 1540 में। तो ये देखो ये पता क्या होता था, ये पहले मुझे भी याद नहीं होते थे। जब से मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया ना, तब से मुझे याद होना स्टार्ट हो गया। सच में यार, ईमानदारी से बता रहा हूँ, और आप भी इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, लिख के देखो यार। योगाभ्यास में मछली की मुद्रा को क्या कहते हैं? योगाभ्यास में मछली की मुद्रा को क्या कहते हैं? क्या है ना, जुकाम है, उस चक्कर में यार बोल नहीं पा रहा, और जीभ में ना मेरे छाले हो रहे हैं, छाले भी हो रहे हैं, तो थोड़ा यार दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे देखो प्रश्न का जवाब जो है, योगाभ्यास में मछली की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे याद रखना, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो आपका मत्स्यासन हो जाएगा सही जवाब। और देखो यहाँ पे मकरासन जो है ये मगरमच्छ की मुद्रा को दर्शाता है, ठीक है। और मंडूकासन जो है ये मेढक की मुद्रा को दर्शाता है, ठीक है, योगाभ्यास में। तो ये मेढक की मुद्रा को दर्शाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सार्वजनिक लोक सेवा समिति का गठन कब हुआ? भारत में सार्वजनिक लोक सेवा समिति का गठन कब हुआ? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो 1921 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1921 हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब।
ये आपको पता याद रखना है। और देखो 1919 में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि मैं आपको लगभग रोज़ एक बार बता देता हूँ। और 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, जो कि 1922 में बंद हो गया था। ठीक है, इसे रोक दिया था गांधी जी ने, तो ये आप याद रखेंगे। और प्रश्न का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 1921। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो याद रखना WC बनर्जी जी थे। और पहला जो अधिवेशन हुआ था ना, वो कब हुआ था? तो वो आपका हुआ था 1885 में, जब स्थापना हुई थी ना, तब याद रखना 1885 में हुआ था। और ये देखो कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। और देखो यहाँ पे दूसरा जो था वो हुआ था 1886 में। कब हुआ था? 1886 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष तो दादा भाई नौरोजी हो ही जाएंगे। और ये कहाँ पर हुआ था? तो वो भी याद रखना, ये कोलकाता में हुआ था। कहाँ पर? कोलकाता में। और तीसरा जो है वो 87 में हुआ था। ठीक है, 1887 में। कहाँ पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको लगभग कई बार बता चुका हूँ। अगर आप मेरे साथ पहले के जुड़े होंगे तो आप तुरंत बता देंगे। और देखो यहाँ पे दिया है शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? तो ये देखो शास्त्रीय कहने का मतलब ये है कि संगीत को कहाँ से लिया गया है, कहाँ मिलता है। तो याद रखना ये सामवेद में मिलता है, सामवेद से लिया गया है। ठीक है, और आपका जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया है। और सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये पूछे जाते हैं ना, जादू टोना जो है मंत्र वगैरह ये आपके अर्थवेद में आते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखो दिया है कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ GST भवन का उद्घाटन किया है? तो ये देखो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप क्या बताएंगे, ये कहाँ किया है? नई दिल्ली, कोलकाता, अजमेर? तो भैया इनमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो किया गया है ना, ये किया गया है अगरतला। कहाँ किया गया है? अगरतला। तो अगरतला आप याद रखेंगे ना। तो ये देखो, और देखो ये 1 जुलाई 2017 में GST को लागू किया गया था। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। और देखो इसको 101वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ये भी आप याद रखेंगे ना। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न में। देखो यहाँ पे दिया है गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो गुदई महाराज का जो संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है? तो आप याद रखना ये तबला से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल तबला सही जवाब हो जाएगा। और इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। कब किया गया था? तो वो भी याद रखना 2002 में किया गया था। ठीक है, तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। और लक्ष्मू महाराज का संबंध पूछा जाएगा, तो वो भी याद रखना। और बिरजू महाराज का भी संबंध पूछा जाता है, जो कि ये दोनों लोग कथक से थे। देखो यहाँ पे दिया गया है चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो जो चित्रकारी है ना, वो पहुंची थी जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। तो ये भी आप याद रखेंगे ना। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित गुफा चित्रों में सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? तो इनमें से पूछा गया है निम्नलिखित में से, तो याद रखना वो तो अजंता के हैं। ठीक है, और भीमबेटका जो है वो शायद प्रागैतिहासिक काल के हैं। इनसे पहले के हैं क्या? कमेंट बॉक्स में बताना अगर किसी को पता हो। जितने भी SI वाले हो इस मेरे प्रश्न का जवाब देना कि भीमबेटका या फिर अजंता, इन दोनों में से सबसे पुराना कौन है? ठीक है, और यहाँ पे प्रश्न का जो जवाब है वो अजंता आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। गुड़ी पड़वा का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका सही जवाब महाराष्ट्र हो जाएगा। और बिहू पूछा जाता है, बिहू कहाँ मनाया जाता है? तो बिहू असम से संबंधित है। और बिहार में छठ पूजा होती है और विदेशी नृत्य होता है, ये सब भी याद रखना। देखो नृत्य और त्यौहार आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। और यहाँ पे दिया है लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो आप देखो इसका जवाब करिएगा। इसका जवाब जो है वो आपका हो जाएगा उड़ीसा, मतलब कि भुवनेश्वर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आपने सभी प्रश्नों के जवाब किए। आप कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कितने सही जवाब किए आपने और कितने गलत हुए और कितने स्किप किए। ईमानदारी से बताना है दोस्त, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है, देखो जो सच्चाई है ना वो कभी नहीं छुपने वाली, तो आप उससे मत भागो। आपने जो वाकई में आपने किया है उसे बताओ,
कि मैंने इतना किया है, ताकि आपका टारगेट रहेगा कि इस बार अगर मैंने 40 कर पाए तो मैं नेक्स्ट टाइम 40 प्लस करूँगा, मैं 45 करके जाऊँगा या मैं 50 करूँगा, ठीक है, 50 में 50 करूँगा। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और देखो दोस्त, बहुत अच्छा सहयोग किया आप सभी ने। और देखो, मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद।